Assalamu alaikum, dear viewers. Welcome to another lecture, and this one is the second last lecture of this series, which is mainly on modern physics. ये हमारा पास सेकेंड लास्ट लेक्चर होगा इसकी। जो टॉपिक हमारे पास है वो है वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। हमने जो प्रीवियसली टॉपिक डिस्कस किया था वो हमने डिस्कस किया था अबाउट पेयर प्रोडक्शन एंड पेयर एनिहिलेशन के बारे में डिस्कस किया था। तो चलें, लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर टॉपिक। तो ये स्लाइड आपको जो है वो मैंने शो करके दिखाई है। आगे चलते हैं हम इसके फर्स्ट पार्ट पर। जो फर्स्ट पार्ट आज हम डिस्कस करने वाले हैं अभी, दैट इज पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। ठीक है कि भाई लाइट की जो है वो पार्टिकल नेचर क्या है और उस पार्टिकल नेचर में क्या क्या चीजें हैं, उनकी बेसिक असम्पशंस क्या हैं, उन चीजों को हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। डियर व्यूअर्स, हमने प्रीवियसली जो है वो कुछ चीज़ें डिस्कस की थी, लाइक हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में हमने पढ़ा था, और उसके बाद जो है हमने पढ़ा था अबाउट कॉम्पटन्स इफेक्ट, हमने पढ़ा था अबाउट पेयर प्रोडक्शन, हमने पढ़ा था अबाउट पेयर एनिहिलेशन। ठीक है, तो ये जितने भी हमने प्रोसेस पढ़े थे वो सारे के सारे प्रोसेस पार्टिकल नेचर को शो करते हैं। पार्टिकल नेचर में आपसे पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, जो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में बताई गई थी कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएशन एमिट आउट होते हैं किसी भी ब्लैक बॉडी से, वो जो है वो कंटिन्यूस में नहीं बल्कि डिस्क्रीट अमाउंट में, डिस्क्रीट पैकेट ऑफ एनर्जी में जो है वो बाहर की तरफ निकलते हैं। तो कुछ पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को मैं यहाँ पर सिंप्लीफाई करता जाऊँ, और उन पर अगर मुझे मजीद डिस्कशन करनी पड़ी तो मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू देके जाऊंगा। बहरहाल ये सारी चीजें मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। भाई ये नीचे कुछ मैंने 7 पॉइंट्स लिखे हैं जिसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, जिसमें हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोटॉन डिस्कस करेंगे, और हम ये प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि देयर इज अ पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। लाइट की जो है वो पार्टिकल नेचर है। तो सबसे पहली पॉइंट हमारे पास ये है कि इन इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशंस विद द मैटर, जब भी मैटर के साथ रेडिएशन का इंटरेक्शन होता है, रेडिएशन बिहेव्स एज इट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स लाइक फोटॉन्स। रेडिएशन ऐसे बिहेव करता है जैसे कि वो किसी फोटॉन्स का बना हो। जैसे मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल दूं, हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा था। हमने कहा था कि कोई भी एक मेटालिक सरफेस होता है जिसके सरफेस पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। हाँ, उन इलेक्ट्रॉन्स को नीचे जो है वो तो अट्रैक्शन होती है, लेकिन ऊपर की तरफ कोई अट्रैक्शन नहीं होती। तो जब हम इन इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो लाइट स्ट्राइक करवाते हैं, लेकिन लाइट पार्टिकल फॉर्म में, याद रखिएगा फोटॉन की नेचर में, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से नॉकआउट हो जाता है, बाहर की तरफ चला जाता है। अब ये एक रेडिएशन आया जिसने इस मैटर के साथ इंटरेक्ट किया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बीइंग अ पार्ट ऑफ मैटर, एक मैटर का हिस्सा है। तो ये जो रेडिएशन का इंटरेक्शन हुआ इस मैटर के साथ, वो क्या बता रहा है, वो यही बता रहा है कि जो रेडिएशन आया वो दर हकीकत किसी पार्टिकल का बना हुआ है। जैसे हमारे पास कौन सा पार्टिकल है, फोटॉन हमारे पास पार्टिकल है। उसके बाद जो हर फोटॉन है उसकी जो एनर्जी है वो किसके बराबर है, एच एफ के बराबर है। और ये इक्वेशन हम पहले भी प्रूफ कर चुके हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं, E इज इक्वल टू एच न्यू, अगर आपको याद हो तो एच एफ भी आप कह सकते हैं। ये एफ जो है वो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, और ये जो ई है ये एनर्जी है उस फोटॉन की, और ये जो एच है ये क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, जिसकी आपने वैल्यू और आपने यूनिट याद करना होगा। अच्छा, उसके बाद थर्ड पॉइंट पर आते हैं। कहता है कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, है ना, अगर हम इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन को ना देखें, ऑल द फोटॉन्स ऑफ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी हैव सेम एनर्जी। इसका मतलब ये है कि जो एनर्जी है ना फोटॉन की, वो इंटेंसिटी पर क्या है, वो इंटेंसिटी पर इंडिपेंडेंट है, यानी इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करती। अच्छा, तो किन चीजों पर डिपेंड करती है, वो ये फोर्थ पॉइंट में मैंने यहाँ पर नोट डाउन करवाई है आपको। वो ये है कि बाय इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, अगर हम रेडिएशन की इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे किसी भी गिवन फ्रीक्वेंसी के लिए, तो बदले में क्या होगा, देयर इज इंक्रीज इन नंबर ऑफ फोटॉन्स। याद रखिएगा, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे, ये हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पहले भी पढ़ चुके हैं। यानी इंटेंसिटी का जो रिलेशन है वो फोटॉन की एनर्जी के साथ नहीं है, वो किसके साथ है, वो नंबर ऑफ फोटॉन्स के साथ है। बट देयर एनर्जी विल रिमेन सेम, उनकी एनर्जी क्या रहेगी, सेम रहेगी। सो याद रखिएगा, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन जो है वो नंबर ऑफ फोटॉन्स को बढ़ाती है। अच्छा, उसके बाद जो फिफ्थ पॉइंट है वो क्या है, कि वो ये कि ऑल द फोटॉन्स ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। भाई जो फोटॉन की स्पीड होती है, जो फोटॉन की रफ्तार है, वो वैक्यूम में, वैक्यूम हम किसी फ्री स्पेस को कहते हैं, खाली जगह को कहते हैं, वो किस स्पीड के साथ ट्रेवल करता है, स्पीड ऑफ लाइट। और अगर आप अपने जहन को थोड़ा सा रिकॉल करें तो स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है हमारे पास, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, दैट्स स्पीड ऑफ लाइट। अच्छा, ये फार्मूला जो है, ये आपसे फार्मूला भी पूछ सकते हैं किसी एमसीक्यू पैटर्न में।
तो वो फार्मूला भी याद कर लें कि ये आता है 1/अंडर म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट के फार्मूला से। ये जो म्यू नॉट है ये परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है, ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। अब इनकी कांस्टेंट वैल्यूज आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में, हाँ आई थिंक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में पढ़ चुके हैं आप। चलें बात करते हैं हम 6 पॉइंट पर। 6 पॉइंट क्या कहता है, द वेलोसिटी ऑफ फोटॉन विल बी डिफरेंट इन डिफरेंट मीडिया। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो वेलोसिटी है ना फोटॉन की, वो वैक्यूम में तो कांस्टेंट है, लेकिन वैक्यूम से अगर हम कोई दूसरा मीडियम लेंगे तो दूसरे मीडियम में हमें उस फोटॉन की जो वेलोसिटी होगी, जो रफ्तार होगी, वो हमें क्या मिलेगी, डिफरेंट मिलेगी। एंड सेवंथ नंबर क्या कहता है, सेवंथ नंबर कहता है कि फोटॉन्स आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, कि भाई जो फोटॉन है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट नहीं होता। इसका मतलब क्या है कि फोटॉन पर क्या चार्ज है, फोटॉन पर किसी किस्म की कोई चार्ज नहीं है। याद रखिएगा ये जो हम फोटॉन और फोटॉन कहते हैं ये क्या चीजें होती हैं। आप कहेंगे कि सर दीज आर द चार्जलेस एंड मासलेस पार्टिकल्स, ये चार्जलेस और मासलेस पार्टिकल्स हैं, इनके ऊपर न चार्ज होता है न मास होता है। तो ये हमारे पास लाइट की क्या है, पार्टिकल नेचर है। वैसे लाइट की जो पार्टिकल नेचर है ना ये बहुत पुरानी है, और लाइट की पार्टिकल नेचर तो न्यूटन के ही दौर में दी गई थी। न्यूटन ने अपनी एक थ्योरी दी थी जिसको हम कार्पस्क्यूलर थ्योरी ऑफ लाइट कहते हैं। तो वहीं से ही लाइट के पार्टिकल नेचर को डिनोट किया गया था, लेकिन आपके बुक के लेवल के हिसाब से मैं यहीं से इन चीजों को जो है ना वो समराइज कर रहा हूँ। अच्छा चलें, अब ये क्वेश्चन तो समझ आ गया कि लाइट की पार्टिकल नेचर है ना। अब सवाल ये था कि क्या मैटर की भी कोई वेव नेचर हो सकती है, कि जैसे जैसे रेडिएशन की हमारे पास जो है वो पार्टिकल नेचर है, तो क्या हम पार्टिकल की वेव नेचर को डिस्कस कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पास जो लाइट है जिसको हम लाइट कहते हैं वो क्या चीज है, वो तो एक ईएम वेव है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये आप पढ़ चुके हैं, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट हमारे पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो इसी वेव की अगर हम पार्टिकल नेचर को पढ़ रहे हैं तो क्या हम इस पार्टिकल नेचर की वेव नेचर को डिस्कस कर सकते हैं। ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया, और इसका आंसर जो है वो तो मतलब मुख्तलिफ जो है वो इसके मुतालिक ऑब्जर्वेशन चलती रही, लेकिन एट अ पॉइंट हमें एक हाइपोथेसिस समझने को मिलता है। दैट हाइपोथेसिस इज कॉल्ड डी ब्रॉय हाइपोथेसिस। डी ब्रॉय, काइंडली रिमेंबर दिस वन डियर व्यूअर्स, ये डी ब्रॉगली नहीं है बल्कि ये डी ब्रॉय है। तो ये हमारे पास है डी ब्रॉय हाइपोथेसिस। अब ये डी ब्रॉय हाइपोथेसिस क्या है, इस चीज को मैं यहाँ पर जो है वो फाइनलाइज कर लेता हूँ। यानी कि अभी हमने डिस्कस करना है वेव नेचर ऑफ मैटर का, कि भाई क्या मैटर की भी वेव नेचर होती है, तो ऑब्वियसली मैटर की भी वेव नेचर होती है। अच्छा, मैटर की वेव नेचर कैसे डिफाइन की गई, वो ये कहा गया कि जब भी कोई एक मटेरियल पार्टिकल मूव करे, है ना, कोई भी एक मटेरियल पार्टिकल जब मूव करेगा तो समटाइम्स वो कैसे बिहेव करेगा, एज अ वेव बिहेव करेगा। जैसे मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा तो वो टाइम्स कैसे बिहेव करेगा, एज अ वेव बिहेव करेगा। अब ये जो इलेक्ट्रॉन की जो मैं वेव नेचर की बात कर रहा हूँ, अब इसके मुतालिक भी पहले ही एक्सपेरिमेंट हुए हो चुके थे, लाइक यंग सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट या डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में इन्हीं ऑब्जर्वेशंस को देखा गया था। ठीक है, तो ये हमें बताता है कि भाई कोई भी एक मूविंग पार्टिकल है ना, वो जब मूव करे तो समटाइम्स वो वेव एक्ट कर सकता है, और उस पार्टिकल के साथ जो वेव एसोसिएटेड होती है वो उस पार्टिकल को कंट्रोल करती है हर तरीके से। कंट्रोल करने का क्या मतलब है, कि वो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को बता सकती है, उसकी प्रॉपर्टीज को बता सकती है। उस वेव को हम क्या कहते हैं, उस वेव को हम मैटर वेव कहते हैं या डी ब्रॉय वेव कहते हैं। सो द वेव associated with material particle or the wave associated with matter is known as matter wave or de Broglie wave। वो वेव जो मटेरियल पार्टिकल के साथ एसोसिएट हो या मैटर के साथ एसोसिएटेड हो उसे मैटर वेव या डी ब्रॉय वेव कहते हैं। अब ये डी ब्रॉय वेव क्या कॉन्सेप्ट था, इस चीज को मैं यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगा। अच्छा, ये तो एक हाइपोथेसिस था हमारे यहाँ मतलब सराउंडिंग्स में, हमारे यहाँ यही समझा जाता है कि भाई हाइपोथेसिस जो है वो एक फिक्री स्टेटमेंट है, उसको जो है ना आप मतलब अच्छे तरीके से ना पढ़ें, एक साथ बहुत सारी चीजें होती हैं, यहाँ हम लॉ को अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, ऐसा नहीं होता। बहुत सारे हाइपोथेसिस हैं जिनको जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, और इसी रीजन की वजह से डी ब्रॉय को नोबेल प्राइज भी मिला था आगे चल के। तो चलें हम डिस्कस कर लेते हैं इसी वेव नेचर ऑफ मैटर को। हमने कहा कि भाई आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो जब वो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो उस इलेक्ट्रॉन के पास कुछ एनर्जीज की वैल्यू होंगी। उन एनर्जी को अगर हम डिस्कस करना चाहें
तो एक एनर्जी की इक्वेशन हमें आइंस्टाइन ने बताई थी, दैट एनर्जी इक्वेशन इज E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, ठीक है। और हमने ये कहा था कि जब पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसके साथ एक वेव नेचर एसोसिएटेड होगी, और उसकी मूविंग पार्टिकल अगर हम मतलब एज अ फोटॉन की एनर्जी को डिस्कस कर लें तो वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है E इज इक्वल टू HF। ये दो इक्वेशंस हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये दो इक्वेशंस मैंने यहाँ पर नोट डाउन करवा दी। अब अगर इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट किया जाए तो क्या आएगा आंसर, दैट HF इज इक्वल टू MC स्क्वायर। HF जो है वो MC स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। अच्छा, इसी तरीके के साथ मैं यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू लिख सकता हूँ, और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हम कैसे लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू स्पीड फार्मूला। हमें पता है कि स्पीड किसके बराबर होती है, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय वेवलेंथ। तो फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होगी, स्पीड डिवाइडेड बाय वेवलेंथ। लेकिन हम किसकी स्पीड डिस्कस कर रहे हैं, लाइट की स्पीड डिस्कस कर रहे हैं, तो मैं इसको c डिवाइडेड बाय वेवलेंथ कहूंगा। तो h को हम सेम रखेंगे और f की जगह पर हम रखेंगे c ओवर वेवलेंथ। तो ये बराबर हो जाएगा किसके, mc स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। अब ये c इस स्क्वायर में खत्म हो जाएगी, तो बाकी हमें रिलेशन क्या मिलेगा, रिलेशन हमें ये मिला h ओवर वेवलेंथ इज इक्वल टू m इंटू सी। अब वेवलेंथ को इस साइड लेके जाएं और mc को इस साइड लेके आए तो वेवलेंथ किसके बराबर हो जाएगी, h ओवर mc। ये तो हम जब हम कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट की कंडीशंस पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर कोई भी पार्टिकल हो, वो मूव करे विथ स्पीड v, पार्टिकल मूव्स विथ स्पीड v, अगर पार्टिकल स्पीड v के साथ मूव करे तब इक्वेशन क्या बनेगी, तब आप कहेंगे कि c की जगह पर हम v पुट करेंगे। सो वी गॉट अ वेवलेंथ व्हिच इज इक्वल टू h ओवर mv। ये होती है हमारे पास डी ब्रॉय वेवलेंथ, है ना। अब यहाँ पर डी ब्रॉय वेवलेंथ का मतलब क्या है, इस चीज को थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये h तो एक कांस्टेंट टर्म है, ये जो m है ये क्या है, ये मास ऑफ मूविंग पार्टिकल, और ये जो v है ये वेलोसिटी ऑफ मूविंग पार्टिकल है, और ये जो वेवलेंथ है ये क्या है, ये वेव उस पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है। अब हमें ये अज्यूम ये समझाया गया है कि भाई कोई भी पार्टिकल हो जिसका मास m होगा, कोई भी पार्टिकल हो जिसका मास m होगा, तो उसके पास एक वेवलेंथ एसोसिएटेड होगी। लेकिन कैसे एसोसिएटेड होगी कि जो वेवलेंथ है वो मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि जिसका मास ज्यादा उसकी वेवलेंथ कम, और जिसका मास कम उसकी वेवलेंथ ज्यादा। भाई अगर मैं अपनी बात करूं तो इलेक्ट्रॉन की बात करूं, तो वेव नेचर किसकी ज्यादा बनेगी, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन की। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास क्या है, मुझसे कम है बहुत ज्यादा। तो वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास, ये कॉन्सेप्ट याद कीजिएगा। अच्छा, एक तो ये स्टेटमेंट बनती है इस इक्वेशन से, और इसकी दूसरी स्टेटमेंट मैं ऊपर लिखना चाहूंगा, वो ये कि ये जो m इंटू वी है, मास इंटू वेलोसिटी, ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है मोमेंटम के, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय p। तो वेवलेंथ किसके बराबर हो जाएगी, वेवलेंथ बराबर हो जाएगी h ओवर p। तो ये एक इक्वेशन है जो आपके बुक में पहले ही यूज की गई थी, मैंने अभी यूज की है, कि जो वेवलेंथ एसोसिएटेड होती है किसी भी मटेरियल पार्टिकल की वेवलेंथ वेव के साथ, वो किसके बराबर होती है, h ओवर p के बराबर होती है। h प्लैंक्स कांस्टेंट है और p हमारे पास क्या है, मोमेंटम। याद रखिएगा, वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, जितना मास ज्यादा उतनी वेवलेंथ कम, या जितनी मोमेंटम ज्यादा उतनी वेवलेंथ कम। तो यहाँ से ये रिलेशन भी प्रूफ हो जाता है। सो ये था आज का लेक्चर, जो हम वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी के हिसाब से डिफाइन करते हैं, कि मतलब पार्टिकल को वेव नेचर होगी तो वेव नेचर को पार्टिकल नेचर होगी, इसे हम कहते हैं वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी। यानी इस कायनात के अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं ना, आप हम जितनी भी चीजें हैं, सबके साथ वेव एसोसिएटेड है। लेकिन ये होता है कि किसी की वेव को हम जो है वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, किसी की नहीं कर सकते, वो डिपेंड करता है उसके मास, उसकी स्पीड पर। सो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, और हम फाइनल लेक्चर जो है वो डिस्कस करेंगे। फाइनल लेक्चर हमारा जो होगा वो होगा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के ऊपर। अच्छा, इसका एक एक्सपेरिमेंटल प्रूफ भी है, डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट, तो मैं उस चीज को भी थोड़ा सा जो है वो एक्सप्लेन करूंगा। वैसे बाजार ये हाइपोथेसिस था, लेकिन आगे चल के इस पर एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे, तो फाइनली इसके आंसर्स निकाले गए थे। उसके बाद मेरी जो नेक्स्ट 1 या 2 लेक्चर आएंगे वो इलेक्ट्रॉनिक्स पर आएंगे, और मैं कोशिश करूंगा कि जितना जल्दी मैं इस चीज को जो है वो कंप्लीट कर दूं तो वो बेहतर है। इलेक्ट्रॉनिक्स के जो लास्ट वाले 1-2 टॉपिक्स हैं, लाइक ट्रांजिस्टर या सेमीकंडक्टर्स के मुतालिक, इन चीजों को मैं लाजमी जो है वो कंप्लीट करूंगा। एंड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस सीरीज आई विल मूव टुवर्ड्स द MCAT RECAT की तरफ मैं मूव करूंगा। उसका भी मटेरियल जो है वो मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ। मैंने ये ट्राई की कि इन छुट्टियों में जो है वो उन चीज़ों को भी कवर किया जाए। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। इंशाल्लाह जो है फिर आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।